Hello students, welcome to Dronas. I am Sobhushachi Saha, your political science faculty. Today I will start the new batch, a new batch for the students of WBCS optional paper political science. So everyone welcome. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास के अंदर मैं इंट्रोडक्शन करूंगा पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर WBCS एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ राइटिंग स्किल्स डिस्कस करवा दूंगा जो कि एग्ज़ाम में जिस तरीके से लिखना ज़रूरी है, ये सब के ऊपर तुमको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोल दूंगा कि हाउ टू टैकल द सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो जिसका ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस पहले था, यानी कि ग्रेजुएशन में था या HS लेवल में था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसके लिए ये एकदम नया सब्जेक्ट है। तो हर किसी स्टूडेंट्स को ये कैसे उसको ऑक्यूपाई करना है, कैसे सब्जेक्ट को समझना है और उसको कैसे तैयारी करना है, वो टोटल इन्फॉर्मेशन तुमको इसी क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन गाइडलाइंस राइटिंग स्किल में होना चाहिए वो है एक ऐसे इफेक्टिव आंसर बनाना जिसके तहत तुम बहुत ही इजीली खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के ऊपर उसको बेहतर ढंग से लिख सकते हो। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर है जिस पे फोकस करके तुमको राइटिंग स्किल तैयारी करना है। नंबर 1, ऑप्शनल पेपर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर में होना चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड के लिए बहुत सही हो। कौन सा मैटर सही है और कौन सा गलत है ये कौन बोल देगा। देखो, मैं तो हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग डिस्कस करवाऊंगा और साथ ही साथ मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, बट फिर भी ये तुमको याद रखना है कि तुम्हारा जो कॉपी होगा वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव करेगा। तो इस कॉपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन करना है ताकि ये लगे कि एक स्टूडेंट का पेपर है। क्योंकि मैं बोला कि थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिसके ग्रेजुएशन लेवल में या मास्टर्स लेवल में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था या HS लेवल में था, बट उस टाइम में तुम जैसे आंसर लिख रहे थे इस टाइम में वैसा नहीं लिखना है। मतलब हो सकता है किसी के वो सारे नोट्स है, वो समझ रहे हो भाई मेरे पास तो सारा नोट्स है, चलो स्टार्ट कर लेंगे, उसी से पढ़ लेंगे, उसी से लिख लेंगे, नहीं होगा। क्योंकि इधर जो आंसर राइटिंग में जो फोकस करना चाहिए वो एक स्टूडेंट की हैसियत से नहीं बल्कि एक फ्यूचर WBCS ऑफिसर की हैसियत में होना चाहिए। तो राइटिंग स्किल में वो सारे फीचर्स, वो सारे खूबियाँ होना चाहिए जो सारी खूबियाँ एक फ्यूचर WBCS ऑफिसर्स यानी कि सिविल सर्वेंट्स के पास होना चाहिए। तो वो सारे जगह में मैं फोकस कर रहा हूँ वन बाय वन। ठीक से समझ लो। कोई भी जगह में डाउट होगा तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बोलना नहीं भूलना। सो एनालिटिकल वे में लिखना चाहिए, वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए अप्रोच, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग्स की और भी कुछ खूबियां है जो कि वन बाय वन मैं अभी बोलूंगा। देखो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम क्वेश्चंस को ही समझने नहीं पाए तो उसका आंसर भी अच्छा नहीं होगा। तो तुमको क्वेश्चंस को बहुत ही सही ढंग से समझना है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, किसी क्वेश्चन में देखोगे लिखा है डिस्कस करने के लिए, किसी क्वेश्चन में बोला गया कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए, किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एग्जामिन करो, किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा एनालाइज करो और किसी में बोलेगा कमेंट करो। तो अलग अलग ये टर्म को अलग अलग ढंग से इसका आंसर देना है। मतलब क्रिटिकली इवैल्यूएट करना और एनालाइज करना, दिस आर नॉट सेम। तो ये दोनों अलग अलग है, तो तुम्हारा आंसर भी अलग अलग होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब क्या ये दूसरा होगा? नहीं, एक ही मैटर होगा, बट वो नजरिया जो होगा, वो जो अप्रोच होगा वो अलग सा होगा। सेकेंड वन, या अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस के अंदर दूसरा जो मैटर है, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो तो सही से और देखो कि उसमें क्या क्या ब्रेकिंग है।
मतलब एक क्वेश्चन में हो सकता है ना कि इसका डेफिनेशन पूछा है और उसी साथ बोल रहा है कि किसी के साथ कंपेयर करो, तो वो ब्रेकअप समझो कि डेफिनेशन है और उसके साथ कुछ और भी साथ कंपैरिजन है या कोई डिफरेंस है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर भी अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मार्क्स के हिसाब से करना है। कभी भी ये भी हो सकता है कि डेफिनेशन और साथ ही साथ क्रिटिकली उसका एवोल्यूशन करने के लिए बोला, बट मार्क्स जो है एक ही साथ है, 40 मार्क्स है या 30 मार्क्स है, बट तुमको खुद से ये करना, क्योंकि क्वेश्चंस में तो ब्रेकअप किया हुआ है, पहले एक पार्ट है दूसरा और एक पार्ट है। तो इसका मतलब अगर एक साथ 30 दिया हुआ है फिर भी ये मार्क्स एक साथ नहीं आता है, ये अलग अलग क्वेश्चन है तो अलग अलग मार्क्स ही है। तो डेफिनेशन में कितना होगा, मैक्सिमम 8 मार्क्स हो सकता है। तो बाकी मैटर, उसका मतलब 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 8 मार्क्स का अगर डेफिनेशन होगा मैक्सिमम, तो बाकी 22 मार्क्स होगा, बाकी जो बॉडी है, बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसका मार्किंग। तो ये समझ के तुमको आंसर करना है। मतलब एक मैटर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो गया तो उसको बहुत अच्छी तरीके से 4-5 पेज लिख दिया, बट उसका मार्क्स ओनली 5 मार्क्स है, और जिसका मैटर्स बहुत कम तुम्हारा पढ़ाई हुआ है, वो ठीक से तैयारी नहीं हुआ बट उसमें मार्क्स ज़्यादा है तो उसमें कम लिख दिया, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा मार्क्स भी कम आ जाएगा। जो 5 मार्क्स है उसके लिए 10 पेज लिखो या 2 पेज लिखो, ये मैटर नहीं करेगा। 5 मार्क्स के लिए तो 10 नंबर नहीं देगा ना, 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स ही देगा मैक्सिमम। सो वो समझ के तुमको आंसर करना है, ब्रेकअप को सही ढंग से समझना है। चले 2 मैटर हो गया। पहले फर्स्ट वन क्या था, डिस्कस क्रिटिकली, ये सब टर्म जो है क्वेश्चन में वो समझ के आंसर करो। सेकंड वन, ब्रेकअप समझो क्वेश्चंस का और उसी की थ्रू तुमको आंसर करना है। थर्ड वन, कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस, मतलब रिलेट द क्वेश्चन टू द रेलिवेंट पॉलिटिकल थ्योरीज। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो कॉन्सेप्ट के साथ या कोई कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ अगर जुड़ा होगा तो उसको फाइंड आउट करो और साथ ही साथ उसको डिस्कस करो उसी ढंग से। तो ये भी अनदर इंपॉर्टेंट मैटर है। एंड स्ट्रक्चर्ड योर आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मतलब अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस के अंदर 2 मेन मैटर रहा। नंबर वन इज एनालाइज कीवर्ड्स, number 2 is break down the question, and number 3 is contextual awareness. And next, number 2 is structure your answer. आंसर का स्ट्रक्चर ठीक से समझो। एक क्वेश्चंस का आंसर लिखने की वक्त स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम मेन बॉडी जो है वो उसको क्रिएट करते हैं और एंड में हम उसका कंक्लूजन डालते हैं। तो वही होगा स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर ही होगा। अभी फीचर्स देगा तो इस बॉडी के अंदर वो सारे फीचर्स रहेगा। अगर कोई क्रिटिकली एवोल्यूशन करने के लिए बोला तो क्रिटिक्स भी इसके अंदर ही होगा। तो ये जो भी होगा ये मेन बॉडी पार्ट में होगा। इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है इसमें खुद अपना कुछ ओपिनियन देना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में ना दो ठीक ही है, बट एवोल्यूशन में तो अपना खुद का तजुर्बा क्या है, खुद का ओपिनियन क्या है उसमें वो तुमको मेंशन करना है। इसी से तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्वालिटी आंसर बनेगा। क्योंकि अभी WBCS या UPSC कोई भी एग्जाम में देख लो, उसमें डिस्क्रिप्टिव में क्वालिटी इज मैटर, क्वांटिटी इज नॉट मैटर। तुम एक 20 नंबर का क्वेश्चंस में 10 पेज लिख रहे हो या 2 पेज लिख रहे हो, दिस इज नॉट मैटर। द मैटर इज कि ये 2 पेज या 10 पेज में क्या लिख रहे हो, ये क्वालिटी कोई आंसर हो रहा है या ऐसे ही लिख रहे हो। तो वो समझ के करना है तुमको, ये ब्रेकअप समझ के आंसर करना है। ब्रेकअप इसी से होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन जिसमें उसका डेफिनेशन जो है, मेन जो फीचर्स वो है या वो भी कुछ भी है जो भी लिखने जा रहे हो वो जिस्ट करके इसके अंदर दे दो। लाइक इधर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, लाइक सॉवरेंटी के बारे में पूछ रहा है तो सॉवरेंटी का डेफिनेशन देके स्टार्ट करो। उसमें जीन बॉडी का बहुत ही अच्छी तरीके से वो डेफिनेशन दिया है तो उसका डेफिनेशन तुम यूज़ कर सकते हो इसमें। एंड देन बॉडी जो पार्ट होगा, बॉडी पार्ट में क्या होगा, बॉडी पार्ट में मेनली जो क्वेश्चंस पूछा है उसी की हिसाब से तुमको लिखना है और उसको पैराग्राफ में, सब हेडिंग में इसको ब्रेक कर सकते हो तुम। अगर क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एग्जांपल्स भी होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ केस स्टडीज भी होना चाहिए। रिसेंटली जो सारे इंटरनेशनल इश्यूज हुआ है उसमें तुमको केस स्टडी करना ज़रूरी है, लाइक रशिया यूक्रेन वार या बांग्लादेश इश्यूज, इस सब में मेन डिमांड जो क्वेश्चन में पूछा है वो इस बॉडी में होना जरूरी है। प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव व्यूज विद बैलेंस अप्रोच, मतलब
कोई भी एक व्यूज है लाइक गांधीयन आइडियोलॉजी है, तो गांधीयन आइडियोलॉजी को आज के दिन में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, गांधीयन आइडियोलॉजी आज के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंटल पॉलिसीज के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं, ये रिलीवेंट है या नहीं, ये सब इसमें फोकस होना चाहिए। और साथ ही साथ करंट इवेंट्स अगर कुछ होगा लाइक ग्लोबल पॉलिटिक्स रिलेटेड और इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्कीम रिलेटेड, तो ये सब में करंट इवेंट्स भी होना चाहिए। दैट मीन्स तुमको कोर आर्गूमेंट्स भी होना चाहिए, काउंटर आर्गूमेंट्स भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको एप्लीकेशन ऑथोरिटी, एप्लीकेशन पावर कितना है वो भी उसको उसके अंदर मेंशन होना जरूरी है। तो दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर आंसर के अंदर कोई जगह को तुमको फोकस करना है, तो उसको तुमको ऑब्वियसली कुछ अंडरलाइन करना है, वो भी तुम कर सकते हो। एंड एंड में स्ट्रक्चर की एंड में होगा कंक्लूजन, जिसमें समराइज होगा टोटल जो मैटर तुमने लिखा है उसको ब्रीफली तुमको डिस्कस करना होगा एंड में 2 या 3 लाइन में। और ऑफर अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव पॉलिसी सजेशन, कुछ अगर सजेशन होगा, कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होगा तुम्हारा अपना, तो वो तुम उसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे कि पकड़ लो कि मार्क्सियन आइडियोलॉजी आज के दिन में कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, इसमें ये क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन करके आज के दिन में गवर्नमेंटल सेक्टर में ये सारे मार्क्सियन आइडियोलॉजी को अप्लाई करना संभव है या नहीं, तो ये सब उसमें तुम मेंशन कर सकते हो। तो नंबर 1 हो गया अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नंबर 2 हो गया स्ट्रक्चर द आंसर, नंबर 3 बैलेंस थ्योरी एंड एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों को ही समझ के बैलेंस करके डिस्कस करना जरूरी है। ब्लेंड द स्टैटिक एंड डायनामिक कंटेंट, जो भी पूछेगा क्वेश्चंस, कोई थिंकर्स पूछेगा, कोई थ्योरीज पूछेगा, तो उसको प्रेजेंट दिनों में कैसे यूज करना चाहिए वो मेंशन करना जरूरी है। लाइक तुमको पूछा है कि कार्ल मार्क्स या हॉब्स की आइडियोलॉजी पूछा है या थ्योरीज ऑफ रॉल्स पूछा है, तो उसको इंटीग्रेटिंग कॉन्टेम्पोररी एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करना है। यानी कि जितने ज़्यादा तुम एग्जाम्पल्स के तहत उसको समझाओगे, उतना ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा, ईजी हो जाएगा। और इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात अगर कहेंगे या ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली डायनामिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और उसको वो सारे डायनामिक कंटेंट्स को उसमें मेंशन करना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल की तरीके से इसमें बोला गया कि लाइक क्वेश्चन पूछा है जस्टिस के ऊपर, तो ऑब्वियसली तुम रॉल्स की जो थ्योरी है उसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई एक्शंस, कोई पॉलिसी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसके बारे में तुम बोल सकते हो। तो ऐसे करके तुमको एक ऐसा आंसर लिखना है जिसमें थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों का बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी बोल दिया, एप्लीकेशन पावर कुछ भी मेंशन नहीं हुआ, या एप्लीकेशन ही सिर्फ बोल दिया, थ्योरी के बारे में कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा टोटल थ्योरी तुमको डिस्कस करना है, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन प्रेजेंट दिनों में क्या संभव है या नहीं प्रेजेंट इंडिया में, तो वो भी मेंशन करना है। तो 3 हो गया बैलेंस थ्योरी और एप्लीकेशन। 4 नंबर जाएंगे, उसके साथ केस स्टडीज कुछ मैटर होगा, जैसे कि लाइक प्रेजेंट कोई यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो, या बांग्लादेश क्राइसिस हो, या क्लाइमेट समिट्स हो यूएन का, या इंडियन एग्जांपल्स अगर देखें कि जीएसटी रिफॉर्म्स या फेडरलिज्म, या रिसेंटली 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे मैटर्स में केस स्टडी होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर को अगर बैलेंस करना है थ्योरी और एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन जब होगा ना, उसमें ऑब्वियसली तुमको केस स्टडी होना चाहिए, स्पेशली वो सारे सेक्टर में जो कि डायनामिक नाम से इंडिकेटेड है, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, इसमें तुम्हारा मेनली फोकस रहेगा ऑन केस स्टडीज। इसमें और भी एक मेंशन करना ज़रूरी है कि हमारे अगर टोटल सिलेबस, आई थिंक सिलेबस सबको ही पता है, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली सिलेबस तुमको प्रोवाइड किया जाएगा। तुम्हारा जो कोऑर्डिनेटर है मैं बोल दूंगा कि तुमको वो सिलेबस प्रोवाइड कर दे। इस सिलेबस के अंदर तुम अगर देखोगे तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 के अंदर बेसिकली थ्योरीज है, थॉट्स है, एंड पेपर 2 के अंदर ये थ्योरी को अप्लाई करने की प्रोसेस इसमें दिया गया है। दैट मीन्स अगर लिबरलिज्म का डिस्कशन हुआ है पेपर 1 में, तो पेपर 2 के अंदर लिबरलिज्म को इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे अप्लाई किया गया वो डिस्कस किया हुआ है। तो ये समझना है तुमको, तुम्हारा आंसर इस दोनों के ऊपर होगा बेस करके, मतलब बैलेंस होगा। ये दोनों ही पेपर तुम्हारे ही है, दोनों ही पेपर तुमको पढ़ना है, और दोनों ही पेपर को पंच करके तुम्हारा आंसर में फोकस होना चाहिए। मतलब फर्स्ट पेपर का आंसर लिख रहे हो,
बट उसमें भी उसका प्रेजेंट एप्लीकेशन क्या होगा वो थोड़ा बहुत मेंशन करना ज़रूरी है। और एप्लीकेशन जब लिख रहे हो, मतलब सेकंड पेपर की कोई आंसर लिख रहे हो, तो उसमें तुम्हारा मेन जो थ्योरी है उसका भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है। दोनों का बैलेंस ऐसे ही हो सकता है। तो इसलिए दोनों पेपर को ऐसे बनाया गया है ताकि आंसर में उसका रिफ्लेक्शन उसको हो और उसको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो। अगर सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं होगा ना, तो ये बैलेंस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन, राइट क्रिप्स रेलिवेंट कंटेंट। तो ऑब्वियसली जो भी कंटेंट्स होगा तो उसमें रेलिवेंट होना चाहिए। मतलब एक आंसर लिख रहे हो, 10 मार्क्स का एक आंसर लिख रहे हो, तो उसमें तुम डेप्थ में जा नहीं सकते चाहते हुए भी। तो उसमें तुमको मेनली जो पूछा है वही बोलना है, इन डेप्थ में नहीं जाना है। बट 15 हो या 20, 15 20 या प्लस होगा, तो उसमें तुमको डेप्थ में जाके आंसर करना है। तो आंसर का मार्क्स देखो कि कितना है। ब्रेकअप में होगा तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा, या क्वेश्चन 2-3 होगा तो ऑब्वियसली अगर 40 भी होगा तो समझ में आ जाएगा कि ये 10-10 करके दिया हुआ है, तो तब डेप्थ में नहीं जाना है। बट अगर एक 20 मार्क्स या 30 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है तो ऑब्वियसली तुमको इन डेप्थ डिस्कस करना है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इसका कोई ऐसा नहीं है कि इतना वर्ड में लिख दो, लाइक डिस्क्रिप्टिव बंगाली में होता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में होता है कि इतना वर्ड में लिख लो। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चंस का जो अपील है उसको समझ के तुमको ये डिसाइड करना कि कितना लिखना ज़रूरी है। डिमांड क्वेश्चन के अंदर रहेगा, तो उसी हिसाब से तुमको तैयारी करना है। एंड नेक्स्ट वन, अवॉइड जार्गन ओवरलोड। यानी कि ऐसा कुछ भी अननेसेसरी मैटर को मेंशन नहीं करना है जो कि कॉम्प्लेक्स कर दे तुम्हारा आंसर को। सिंप्लीफाई करो, जितने भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज है उसको सिंप्लीफाई करो, उसको क्लैरिटी करो। जितना क्लैरिटी होगा, जितना सिंप्लीफाई होगा, उतना ही अंडरस्टैंडेबल होगा और उसी के साथ उसका नंबर भी ज़्यादा आ सकता है। इसमें तुम पिक्चर लगा दो, कोई पिक्चर, मतलब कोई डायग्राम यूज़ करो, कोई डायग्राम, कोई टेबल यूज़ करो। तो ये विजुअल अपील जो है ना, वो और भी क्वेश्चंस जितना भी कॉम्प्लेक्स हो उसको इजी कर देता है। लाइक अगर इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पूछेगा तो तुम अलग अलग जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक टेबल बना लो कि ये गवर्नमेंट के अंदर मेरे फॉरेन पॉलिसी का मेन फोकस ये था, तो ऐसे करके एक टेबल बना दो। तो क्या होगा, टोटल जो सिनारियो है फॉरेन पॉलिसी का वो तुमको समझ में आ जाएगा। एंड रेलिवेंस इज की, डायरेक्टली एड्रेस द क्वेश्चन, डोंट डेविट। कोई भी ऐसा जो भी कीज है उसको यूज करो सही ढंग से, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से तुमको आंसर करना है, ना कि तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है, मतलब तुम तैयारी जिसमें करे हो वही क्वेश्चन आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर भी क्वेश्चन नहीं है बट तुमने वो लिख दिया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो वो भी समझ के आंसर करना है। तो किसी भी तरह की दूसरा चीज को नहीं देना है। जो भी आंसर पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, जो आंसर वही क्वेश्चन फोकस होगा। मतलब एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर लिखना है। कोई भी अलग अलग मतलब दूसरा कोई सेक्टर का कोई रिफ्लेक्शन उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो ये रहा 4 नंबर फोकस। तो 1 नंबर था अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, दूसरे नंबर में था स्ट्रक्चर द क्वेश्चन आंसर, स्ट्रक्चर द आंसर। 3 नंबर में था बैलेंस थ्योरी एंड एप्लीकेशन, इसमें यूज करो केस स्टडीज एंड ऑल्सो यूज वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स, डायग्राम्स। राइट रेलिवेंट कंटेंट, क्रिस्प कंटेंट। इनकॉर्पोरेट थिंकर्स एंड थ्योरीज, अनदर मैटर। इनकॉर्पोरेट थिंकर्स एंड थ्योरीज मतलब जो भी सारे थिंकर्स है, थ्योरीज है, वो उस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर उसका कोटेशन यूज़ करो, उसका किताब की नाम यूज़ करो, और उसका आइडियाज़ जो है उसको यूज़ करो। यानी कि एरिस्टोटल जब पढ़ रहे हो तो उसमें मॉडर्न को जो अप्रोच उसने डाला है उसको यूज़ करो। मैकियावेली और भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने फोकस किया तो उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करो। प्लेटो जो कि आइडियलिस्टिक नज़रिया था उसका, तो उसको फोकस करो। जो भी तुम थ्योरी लिख रहे हो, थॉट लिख रहे हो, या कोई भी ऐसे आइडियाज़ तुमको डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली उसी सेक्टर में जो भी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसका क्या आइडिया था, वो मेंशन करना ना भूलना। उसका कोटेशन यूज़ करो या उसका आइडिया को इन नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। एंड थियोरिटिकल रेस्पेक्टिव अप्लाई रियलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म एंड इन आयर क्वेश्चन। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें थ्योरीज का, यानी कि फर्स्ट पेपर में जो सारे थ्योरी तुमने पढ़े हो उसको सेकंड पेपर के आंसर आयर लेवल में जो क्वेश्चन देगा उसको समझाने में तुम यूज़ कर सकते हो। यानी कि
मैं जो बोल रहा था बैलेंस करना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिला के आंसर करना, तो वो खूबियाँ तुम्हारे आंसर में होना चाहिए, स्पेशली सेकंड पेपर के आंसर में। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का कोई स्कीम भी होगा ना, तो स्कीम भी कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बना है। लाइक मैं अगर देखूँ कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि वो बैकवर्ड क्लास पीपल की हित में कोई स्कीम बना रहा है, तो ये बैकवर्ड क्लास का स्कीम के ऊपर कॉन्सेप्ट दोनों का है, नंबर 1 गांधी जी और नंबर 2 आम्बेडकर, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था वो मेंशन कर लो। तो ऐसे करके डिस्कस करना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस का आंसर, क्वेश्चन का क्या डिमांड है उसको समझ के तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा यूज़ करना है वो तुमको इसमें एप्लीकेशन करना है। मतलब देखो आज की ये जो क्लास हो रहा है ना, इसमें हम सिर्फ टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ रहे। आज से 1 साल या 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक तुम जो वेरियस टाइप्स ऑफ नोट्स तुमको मिलेगा, वो नोट्स के अंदर भी तुमको ये सारे खूबियाँ मिलेगा। बट कोई बच्चा अगर है कि उसको तैयारी करना है, तो उसको दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये सब फीचर्स मेरे आंसर में हो। तो इसी को मैंने फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहो कि मेरे क्लास आज ना करो, फिर भी ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाए, भाई ये होना चाहिए राइट आंसर की। क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग वे में लिखा होता है कि ये करना है वो करना है। देखो ये गाइडलाइन एक कॉन्स्ट्रक्टिव वे में जानना है, क्योंकि इसी गाइडलाइन के ऊपर तुम्हारा नेक्स्ट जो तैयारी होगा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का वो डिपेंड करेगा। तो वो स्ट्रक्चर तुमको दिमाग में अगर ठीक तरह से नहीं बैठेगा ना, तो वो ये संभव नहीं है कि वो स्मूथली तुम उसको समझा पाओ और उसको स्मूथली तुम लिख पाओगे। तो इसलिए ये सारा जो खूबियाँ है ये सब समझ लो और साथ ही साथ इसको अप्लाई भी करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट वन स्कॉलरली रेफरेंस, यानी कि बहुत सारे स्कॉलर्स है अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो सारे स्कॉलर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत मेंशन कर लो। उसमें एक पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर क्या उसका उसको नज़रिया क्या था या उसका इवोल्यूशन क्या था, वो थोड़ा बहुत मेंशन कर लो। तो ये भी तुम्हारा आंसर्स को और भी बैलेंस आंसर बनाएगा और वो भी नंबर भी ज़्यादा ले आएगा। नंबर 6, यूज़ डायग्राम्स फ्लोचार्ट्स। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डायग्राम्स और फ्लोचार्ट्स जितना करोगे, ये विजुअल अपील जो है वो तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है आंसर का वो और भी बेहतर करेगा। और ये तुम्हारा जो कॉपी है ये बाकी सब में से तुम्हारा कॉपी को अलग भी करेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक जो भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस का आंसर जब तुम दोगे तब वो कॉपी में तुम्हारा नज़रिया रहेगा। तो ये कॉपी एक्चुअली तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव करेगा, वो कॉपी की थ्रू ही तुम अपने आप को जो कॉपी चेक करेगा वो उसके सामने रख सकते हो। तो दैट मीन्स ये कॉपी के अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को इजीली कैसे तुम समझा पा रहे हो ये होना चाहिए। क्योंकि एक सिविल सर्वेंट का ये फीचर ही है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर को बहुत इजी तरीके से उसको सॉल्व करे। सो जितना ज़्यादा इजी तरीके से उसका सॉल्यूशन तुम निकाल सकोगे, तो वो निकालने का जो अथॉरिटी है, वो पावर है ना, वो इनबिल्ड नहीं होता, उसको उसको मतलब उसको प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है। तो वही प्रैक्टिस तुम्हारे इसी सारे क्लासेस के अंदर मिलेगा। तो वही मैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम्प्लेक्स आइडियाज़ को जितने सीधे साधे ढंग से तुमको आंसर करना है उसी तरीके से करना है। स्पेशली अगर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ थ्योरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ थ्योरी है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो कॉम्प्लेक्स को इजी करो। और इजी करने के लिए तुम विजुअल जो मैटर्स है लाइक फ्लो चार्ट्स और टेबल्स एंड डायग्राम्स, इसको यूज़ करो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक कार्ल मार्क्स की थ्योरी को डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो हमको पता है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी का मेन फोकस तो इकोनॉमी है। तो दैट मीन्स हम इकोनॉमी को उसमें क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इकोनॉमिक हम इसमें बोल दें कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेस है ये, और इसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है, अलग अलग सुपर स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर है सुपर स्ट्रक्चर, तो दैट मीन्स ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। इसमें लॉ आएगा, इसमें स्टेट आएगा, इसमें इसमें आर्ट्स आएगा, इसमें कल्चर आएगा, इसमें लेजिस्लेचर आएगा, एग्जीक्यूटिव आएगा, जुडिशरी, सब कुछ इसके ऊपर आएगा। तो ये ऐसे करके एक टेबल बना दो। तो ये बहुत ही इजी भी है, मतलब ज़्यादा टाइम कंजम भी नहीं करेगा, बट फिर और तुम्हारा आंसर को भी अलग करेगा। तो ऐसे करके बाकी 10 कॉपी देख रहा है कोई और साथ में साथ तुम्हारा कॉपी में ऐसा कुछ डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स अगर देखने मिलेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर को और भी क्वालिटी मिलेगा।
और यही क्वालिटी तुम्हारा मार्क्स को भी ज़्यादा करेगा। तो ये समझ के आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट वन, हम इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि एवोल्यूशन कर रहे हो तुम इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, तो उसमें फ्लो चार्ट कर लो तो बहुत ईजी में वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। कि मेनली कोई कंट्री का फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा तो ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आता है, बट हाँ टाइम टू टाइम कुछ तो चेंजेस हो ही जाता है। मतलब अलग अलग गवर्नमेंट जब आता है ना तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बट ऐसा नहीं कि एक गवर्नमेंट ने युद्ध करना ठीक नहीं समझा तो दूसरे गवर्नमेंट ने युद्ध करना सही समझा, ऐसा नहीं होता। हर वक्त हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज फॉलो द पीसफुल नेचर, सो उसी को फॉलो किया गया, बट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। चलो नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट में आते हैं, एडाप्ट अ कॉम्परेटिव अप्रोच। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जितने सारे कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे उसको कॉम्पेरेटिव वे में पढ़ना है, क्योंकि अभी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी डालते हैं। ऐसा नहीं कि कंपेयर तुम करोगे नहीं क्वेश्चन नहीं डालेगा, क्वेश्चन भी डालता है। तो इसलिए भी कॉम्परेटिव अप्रोच में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि नेहरू की टाइम का जो फॉरेन पॉलिसी और मोदी की टाइम का जो फॉरेन पॉलिसी, दोनों में तुम कंपेयर करो। तो ये करने के लिए तुमको ऑब्वियसली जब पढ़ोगे ना तब कंपैरिजन करके पढ़ना है। तो इसमें दूसरा जो मैटर है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करवाओ। जो भी थ्योरी है वो पेपर 1 के अंदर है, और जो भी थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो पेपर 2 के अंदर है। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को तुमको पंच करवाना है। इंटरलिंक है वो सारे पोर्शन, वो सारे टॉपिक्स, तो इंटरलिंक को तुमको तुम्हारा आंसर में भी उसका फिक्चर वो उसका रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट वन, नंबर 8, बी एनालिटिक एंड बी क्रिटिकल। एनालिटिकल वे में आंसर लिखना है, क्रिटिकल वे में आंसर लिखना है, और जो भी सारे क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रेजेंट जो एग्जांपल्स है, प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे मैटर्स की थ्रू डिस्कस करना है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी यूज़ करना है, लाइक कवर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एथिकल डायमेंशंस। जो भी सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, वो सारे अप्रोच को भी अप्लाई करना है। और अवॉइड बायसनेस, ऑलवेज फॉलो न्यूट्रल आंसर, ऑलवेज राइट डाउन अ न्यूट्रल वे, क्योंकि हो सकता है कि हर पर्सन्स का कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इडियोलॉजीज होता है, किसी ना किसी पॉलिटिकल इडियोलॉजी के ऊपर उसका मतलब अट्रैक्शन होता है, बट तुम्हारा आंसर में वो रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तुम एक न्यूट्रल पर्सन हो, क्योंकि हर एक सिविल सर्वेंट जो होता है ना वो वाटर की तरह होता है। सो वाटर को क्या होता है, वाटर एक ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, वाटर एक बाउल के अंदर रखोगे तो बाउल का शेप ले लेगा। तो वैसा ही होना चाहिए। तो आप जो भी सिविल सर्वेंट है, जो कि फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तुम लोग, तो ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर भी वो फीचर्स होना चाहिए। ऐसा कोई रिजिड पॉलिटिकल इडियोलॉजी के ऊपर तुम्हारा वीकनेस है तो वो इसमें तुम्हारा आंसर के अंदर रिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए। तो ये समझ के आंसर करना है, न्यूट्रल वे में करना है, बायसनेस नहीं करना है। सो ये सब क्रिटिकली वे में करना है, और साथ ही साथ ये सब भी दिमाग में रख के आंसर बनाना है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ आंसर मैं बना के दूंगा, ऐसा कोई बेहतर नहीं है कि आंसर तुमको बनाना पड़ेगा, बट ये सब दिमाग में रखना है, क्योंकि तुम्हारा भी मतलब देखना चाहिए मैं जो आंसर लिखवा रहा हूँ उसमें ये सारे फीचर्स है या नहीं। अगर नहीं है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, वो तुमको मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन अभी है कि क्या क्या होना चाहिए एक आंसर के अंदर। अभी जब तुम एक क्वेश्चंस का आंसर तुमको मिलेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा भाई ये वाला तो स्टूडेंट्स के लिए है, स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट्स के लिए, ये मेरा वाला आंसर नहीं है। तो ये समझ के तुमको आंसर बनाना है। एंड नेक्स्ट, फोकस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर वो फोकस करना है। कॉन्साइज लैंग्वेज होना चाहिए, ज़्यादा मतलब डेप्थ में जाओ, बट जो भी आंसर यूज़ करोगे ना वो बहुत ही ईजी वे में होगा, फ्लुएंट वे में होगा। प्रॉपर पैराग्राफिंग होना चाहिए। पैराग्राफ करने के जो प्रोसेस है वो आई थिंक तुम लोगों को पता है। स्टार्टिंग में अगर ये एक पेज होगा, ये एक पेज है, तो ये स्टार्टिंग का जो होगा ना वो 4 इंच छोड़ के करना है इधर से, फिर ये ऐसे फ्लो चलता रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि इधर एक पॉइंट डाल दिया, ठीक है, ऐसे बॉक्स कर दिया और उसके बाद ये ऐसे स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे फाका नहीं रखना है, और बॉक्स भी नहीं करना है। पॉइंट अगर करना है तो तुम नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, नंबरिंग कर रहे हो वही काफ़ी है। मतलब 5 नंबर दिया और उसका लिख लिया और उसके नीचे एक अंडरलाइन कर सकते हो, ये मैक्सिमम कर सकते हो। तो जो भी सारे की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर सकते हो विथ अंडरलाइंस।
बट ऐसा नहीं है कि उसको दूसरा कलर दे के अंडरलाइन कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो लैंग्वेज मतलब राइटिंग स्टाइल, नॉट ओनली द लैंग्वेज इंग्लिश और बंगाली और ये नेपाली, ये ऐसा नहीं है। लैंग्वेज मतलब द राइटिंग स्टाइल, द राइटिंग स्टाइल विल बी easy way, will be a proper way, and also neat and clean। ऐसा नहीं करना है 2 लाइन लिखा फिर उसको काट दिया ऐसे, फिर लिखा फिर उसको काट दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर लिखते लिखते कोई भी जगह में गलती हो ही सकता, नहीं होगा ये संभव नहीं है। अगर होता है तो सिंपल एक ऐसे करके काट दो, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट, मैं इधर ट्रिक्स भी बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ये बैलेंस आंसर देना है, बट उसको ये भी पता है ये बोल नहीं सकता वो, कि ये बोलने से, ये बोलना सही होगा, होता है ना कभी कभी कि ये एक मैटर है जो बोलना सही है, बट हम सामना सामनी वो नहीं बोल सकते। बोलते हैं ना कि अच्छा बात कान में लगता है तो चुभता है कान में, तो वैसा ही है कुछ। अगर ऐसा होगा ना तब ये कर सकते हो, ये ट्रिक्स कोई मतलब ये थोड़ा रिस्की है, बट अगर इसको सही ढंग से अप्लाई कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा है। पकड़ लो कि मुझे बोलना है कि प्रेजेंट किसी भी पॉलिटिकल सेक्टर में ठीक तरह से काम नहीं रहा, सब करप्शन में भरा हुआ है, तो मैं एक वर्ड ऐसा यूज़ कर दिया जो कि ये करप्शन को डायरेक्टली लिंक करता है प्रेजेंट गवर्नमेंटल स्कीम से, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंटल स्कीम होगा तो गवर्नमेंट पैसे देखता है कि ये उसका फ़ायदा क्या है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अभी तो सबको पता है ना, टीवी जब घर में होता है तो टीवी के साथ एक सेट टॉप बॉक्स यूज़ करना ज़रूरी है। हर एक सेट टॉप बॉक्स मतलब लोकल केबल का भी सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए, और जो भी सारे डिश टीवी एंड ऑल दैट, वो उसका भी सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए। अगर इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो तो वो अलग सा बात है, बट नॉर्मली अगर डिश एंटेना है और या लोकल केबल है तो ऑब्वियसली सेट टॉप बॉक्स होना ज़रूरी है। ये सेट टॉप बॉक्स का जो मसला है ये स्टार्ट हुआ था जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में था तब। और ये सेट टॉप बॉक्स का मेनली मैन्युफैक्चरर, मेनली तुम अगर देखोगे तो ये फॉरेन कंट्री ही है, इंडिया में सेट टॉप बॉक्स नहीं बनता है उतना ज़्यादा। हो सकता है कोई 2 या 3 कंपनी का बन रहा है, बट अगर मेजर देखें कि मेजर 70 to 80% जो सेट टॉप बॉक्स है वो फॉरेन कंट्री में ही बनता है। और इंडिया का पॉपुलेशन हमको पता है 150 करोड़ है, और 150 करोड़ से अगर हम इसमें 5 फैमिली के अंदर 5, हर एक फैमिली में मिनिमम 5 कैंडिडेट में सोच के चल रहा हो, तो दैट मीन्स 30 करोड़ इसमें 30 करोड़ इसमें फैमिली है। मतलब 30 करोड़ फैमिली के अंदर अगर टीवी किसी के पास नहीं है, बहुत ही कम होता है, फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, पर मैं इसमें ये नहीं देख रहा हूँ कि 2 या 3 टीवी है किसी फैमिली के अंदर, तो मैं इसमें मतलब एकदम एवरेज कर रहा हूँ कि 30 करोड़ टेलीविज़न है, तो 30 करोड़ अगर टेलीविज़न है तो 30 करोड़ सेट टॉप भी चाहिए, राइट। तो ये 30 करोड़ सेट टॉप बॉक्स मैंडेटरी किया गया, कंपलसरी किया गया। तो दैट मीन्स ये टोटली समझ ही रहे हो कि गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिसी बन रहा है जो कि दूसरे फॉरेन कंट्री की कंपनीज को हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये कंपलसरी, ये ऐसा नहीं है कि सेट टॉप बॉक्स ना होने से पहले बहुत दिक्कत होता था, अभी बहुत मतलब दिक्कत नहीं है। पहले भी प्रॉब्लम था, बोलता ना जब ये लॉन्च हुआ था तब बोल रहा था ना कि एकदम डिजिटल व्यू होगा, एकदम क्लियर पिक्चर आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्वियसली वो आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बट ऐसा नहीं है कि वे पहले मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता और अभी सब तो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। फिर भी ये बीच में एक सेट टॉप बॉक्स का मसला स्टार्ट हुआ, और ये सेट टॉप बॉक्स अभी कंपलसरी भी हो गया है, हम लोग ये सब ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिसी बना रहा है जिसमें सेट टॉप बॉक्स फ्री में तो मुफ्त में तो नहीं मिलता, पैसा दे के लेना पड़ता है। तो ये एक मतलब एक इनकम का सोर्स करवा दिया। तो ऐसे करके कुछ पॉलिसी जो है ना, वो पॉलिसी अगर ऑब्वियसली पब्लिक के हित में है, बट ये पब्लिक के हित के साथ साथ ये पब्लिक को थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा लूज भी कर रहा है ना। तो ये सब मैटर, ऐसा कुछ मैटर्स को तुम अगर मेंशन करना है तो तुम ऐसे उसको थोड़ा क्रिटिकली वे में मेंशन कर सकते हो। और मेंशन करके तुमको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो गया तो तुम एक मतलब कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को इसमें मतलब तुम दोषी मान रहे हो, बट तुम तो ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि तुमको न्यूट्रली बोलना है। तो इसलिए तुम वो फिर काट दिया। ये काटना कैसा है, तो काटना सिर्फ पकड़ लो, ये मुझे ये वाज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन, तो ये मुझे लॉजिकल प्रोग्रेशन नहीं लिखना है, तो मैं सिर्फ इधर स्टॉप कर दूंगा, और ये जो मैटर है ये सिंपल एक लाइन में काट दिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ काट ही दिया, दिखाई तो दे रहा है,
दैट मीन्स मैं यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स विथ लॉजिकल प्रोग्रेशन भी बोलना चाह रहा था, बट अभी ये काट दिया। तो दैट मीन्स जो कॉपी चेक करेगा वो ये उसको ये भी देखना मिलेगा, बट मैं उसको अभी आंसर में नहीं रखना चाह रहा था, वो भी इसमें दिख रहा है क्योंकि मैं इसको काट दिया। तो ये भी मैटर तुम ऐसे करके, मतलब ये थोड़ा रिस्की है बट ये करता है, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा करता है, तो ये कर सकते हो तुम, बट ना समझ के नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से उसको दिखाई देगा कि क्या तुमने लिखे हो। तो ऐसा ही यूज करना है जो कि मतलब रिलीवेंट हो, इरेलीवेंट ना हो, ऐसा करके नहीं लिखना है। चलो ये तो रहा एक डिफरेंट सा ट्रिक्स है जो कि एक्सेप्शनल है, हर कोई यूज़ करता है और यूज़ करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। अगर होता तो मैं बोल देता एक पॉइंट के अंदर कि ये करना है तो नहीं करना है, ठीक। बट कोई अगर करते हो विथ सेंस, विथ ह्यूमर्स, विथ गुड सेंस, विथ गुड प्रैक्टिस, तो ये कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन, टाइम मैनेजमेंट, द अनदर वाइटल मैटर, टाइम मैनेजमेंट। तो हम एक एक करके एक बार और भी पहले से देख लेते हैं। नंबर 1 में हम थे कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, उसके बाद हमने फोकस किया कि स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, उसके उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होगा, उसके बाद बैलेंस थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, एंड साथ ही साथ केस स्टडीज भी करना है कुछ डायनामिक पोर्शन के ऊपर, राइट क्रिस्प एंड रेलिवेंट कंटेंट्स, साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट थिंकर्स एंड थ्योरीज, use diagrams, flowcharts, tables, adapt comparative approach like interlinked paper 1 and paper 2, be analytical and critical discussion, टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। इसी में स्टूडेंट लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट में नहीं आता, उसको नोट्स लेना आता है, उसको उसको पढ़ना आता है, बट उसको कैसे लिखेंगे इसका प्रैक्टिस भी नहीं करता है, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं आएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में याद रखना है कि 8 to 10 मिनट्स मिलता है 10 मार्क्स की क्वेश्चंस के लिए, और 12 to 15 मार्क्स मिनट्स मिलता है फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन। तो हर एक मार्क्स के लिए 1 मिनट इसको पकड़ के चलना है तुमको। तो इसी हिसाब से तुम्हारा राइटिंग स्पीड जो है उसको ठीक रखना है, क्योंकि किसी किसी में तो ज़्यादा भी लिखना पड़ता है ना, किसी किसी आंसर में जब ज़्यादा लिखना पड़ता है तो ऑब्वियसली तुमको टाइम भी तब थोड़ा बहुत ज़्यादा लग ही जाएगा। तो ये टोटल अगर लिखने के बाद तुमको एक बार फिर से चेक भी करना है टोटल कॉपी को, तो उसका भी टाइम रहना चाहिए। तो ये सब देखते हुए 200 मार्क्स का एक पेपर में तुम्हारे इसी स्ट्रक्चर के थ्रू तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। घर में प्रैक्टिस करो जोर लगा के कि कैसे ये टाइम को मेंटेन किया जाए। पहले में स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में देखोगे 10 मार्क्स का आंसर लिखने में 30 मिनट्स चला जा रहा है, तो वो 30 मिनट्स को अभी 20 मिनट्स और आहिस्ता आहिस्ता उसमें 10 मिनट्स में लाना है। तो यही है तुम्हारा काम। तो इसी को फोकस करो और टाइम मैनेजमेंट ठीक तरह से अभी से करना स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक तरह से नहीं कर पाओगे ना, तो एग्ज़ाम में जब एक्चुअल में एग्ज़ाम में होगा तब देखोगे कि टाइम की प्रॉब्लम के थ्रू 2-3 क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई तैयारी किया साल भर और साथ में जब एग्ज़ाम आया तब वो कम्प्लीटली लिख नहीं पाया, तो दिस इज़ नॉट फेयर। नेक्स्ट वन, एनरिच विथ करंट अफेयर्स। जो भी आंसर तुम लिखोगे, स्पेशली जो स्कीम्स वगैरह है ना, उसमें तुमको ऑब्वियसली फॉलो करना है कि प्रेजेंट करंट इश्यूज क्या चल रहा है देश में। करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है वो अलग अलग रिपोर्ट्स तो है ही, मतलब कोई गूगल सर्च कर लिया और लिख दिया ऐसा नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स का मेंशन कर सकते हो तुम, नीति आयोग या यूएन एजेंसीज का कोई रिपोर्ट आया है। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स, 2 न्यूज़पेपर्स I have shortlisted in here, The Hindu and Indian Express, the most important newspapers। ये 2 न्यूज़पेपर्स अगर रेगुलरली तुम फॉलो करोगे तो ये सारे जो करंट अफेयर्स रिलेटेड मसला है, उसका जो एडिटोरियल्स एंड ओपिनियन सेक्टर है उधर से तुमको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो तुम्हारे आंसर में। और अगर ये सारे न्यूज़पेपर्स के जो इवोल्यूशन और एडिटोरियल्स जो मैटर है, ओपिनियंस जो मैटर है, ये सब देखोगे ना, ये तुम्हारा आंसर राइटिंग का भी आइडिया, नया नया आइडिया तुमको प्रोवाइड करेगा। ओपिनियंस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर है। एडिटोरियल्स हिंदू का तो ऑलवेज गुड, एंड ओपिनियंस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इज द प्रेजेंटली ये सबसे बेहतर है, मतलब कुछ कुछ हिसाब से तो ये हिंदू से भी आगे निकल गया है। ओके, चलो नेक्स्ट वन,
नंबर 12, रिवाइज एंड रिफाइन। कोई भी मैटर हम जब कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको रिवाइज करते हैं। उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। कोई भी आंसर भी जब हम लिखेंगे, लिखने के बाद हमको थोड़ा रिवाइज भी करना है। कभी कभी देखोगे कि कुछ पॉइंट छूट गया है, या कोई जगह में गलती से दूसरा कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट का नाम लिख दिया, तो ये ऐसा कुछ करने से वो रिवाइज करने की वक्त ना मिल जाएगा तुमको। और वो अगर ऐसा कोई गलती हो गया है तो उसको सुधारने का तुमको मौका मिलेगा। तो ये रिव्यू करना ज़रूरी है। नॉट ओनली दैट, तुम घर में भी जब प्रैक्टिस करोगे उसको भी चेक करवाओ। तुम मुझे तुम्हारे कोऑर्डिनेटर को बोलो, लिख के तुम मुझे भेज दो व्हाट्सएप में, या जब मैं ऑफलाइन में जाऊंगा तब ऑफलाइन में आके भी चेक करवा सकते हो। तो ऐसे करके चेक करवाओ, कॉपी को चेक करवाओ, क्योंकि हर एक कॉपी में जो भी तुमने लिखा है उसको इवैल्यूएशन करवाना ज़रूरी है। वो सही है या गलत है, क्या चेंजेस करना चाहिए, ये सब मैं बोल दूंगा। तो ऐसे करके घर में रेगुलरली प्रैक्टिस करो। जो भी क्लासेस में मैं पढ़वाऊंगा, जो भी आंसर्स मैं लिखवाऊंगा उसका करो। और मैं भी होमवर्क दूंगा रेगुलरली, तो वो होमवर्क भी तुमको तो चेक करवाना ही है। तो ऐसे करके जिसका भी दिमाग में ये है कि मुझे जल्द से जल्द WBCS क्रैक करवाना है, ये यार ग्रुप ये या ग्रुप बी, तो वो ये आज से ही स्टार्ट कर दो। मतलब हर एक दिन को यूज़ करो। अगर इरादा हो बुलंद, तो तुमको हर वक्त वो फोकस रहना चाहिए कि मेरा हर एक मिनट्स, हर एक सेकंड्स मेरे लिए कीमती है। तो वो सर टाइम को यूटिलाइज करो सही ढंग से, ताकि वो कीमती समय बर्बाद ना हो। तो दीज आर द 12 पॉइंट्स गाइडलाइंस, जो 12 पॉइंट गाइडलाइंस के थ्रू मैं टोटल डिस्कशन किया कि एक बेहतर आंसर कैसा होना चाहिए। ये 12 पॉइंट्स गाइडलाइन ही तुमको लाइफलाइन देगा टू क्रैक द WBCS एग्ज़ाम। क्योंकि प्रेजेंट दिनों में WBCS क्रैक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है वो कंपलसरी पेपर 1, पेपर 2 इंग्लिश और बंगाली, इंग्लिश एंड बंगाली, एंड साथ ही साथ ऑप्शनल पेपर। दिस इज द मेन की पॉइंट टू सक्सेस। सो इसमें जितना ज़्यादा नंबर तुम कैरी करोगे, उतना ज़्यादा तुम ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर, ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए कैपेबल होंगे। इस बार अभी इंटरव्यू चल रहा है इसी टाइम में, आज ही है। आज ही मेरा 3 स्टूडेंट का इंटरव्यू है। तो इसमें एक का तो पॉलिटिकल साइंस ही था ऑप्शनल, बाकी 2 का खुद का सब्जेक्ट चूज़ किया था। तो वो जो बंदा था ना, वो जो पॉलिटिकल साइंस जो लिया है, वो प्रेजेंटली विकास भवन में काम कर रहे हैं। वो क्लारिकल जो लास्ट क्लार्कशिप हुआ था WBPSC, उसमें उसको मिला है। वो बंदा है ना, वो रेगुलर तो ऑफिस में विकास भवन का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो घर से लौटते लौटते उसका 9 बज जाता है। वो रेगुलरली रात 9 बजे आके पहले थोड़ा टिफिन विफिन करके स्टार्ट करता है लिखना। 10 साढ़े 10 बजे तक लिखता है, 2 या 3 कॉपी वो लिख के वो मुझे व्हाट्सअप करता है। फिर जाता है नहाने या जो भी सारे, मतलब वो घर में आके उसका मतलब टायर्ड होता है ना सारा दिन काम करने वक्त। हमको क्या क्या लगता है, ठीक है हम बाद में दे देंगे, क्योंकि सर तो मैं तो मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ के वो कॉपी चेक करता हूँ, तो सर तो रात को चेक नहीं करेगा, तो सुबह ही लिख के दूंगा, ये बोल सकते, बट वो नहीं करते थे। और वो ये रेगुलरली प्रैक्टिस करते थे, मतलब 4 5 महीने, 5 6 महीने ये किया था। और उसका अपना भी, उसका उसका खुद का भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उसको मतलब पॉलिटिकल साइंस में इस बार उसको लग जाएगा, क्योंकि ये उसका सेकंड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में वो पॉलिटिकल साइंस लिख लिया था, बट वो खुद पढ़ रहा था, तो इसलिए वो सही ढंग से उसका तैयारी नहीं हुआ था। इस बार वो सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, और सेकंड टाइम में वो ऐसे ही अटेम्प्ट किया। लास्ट 4 5 महीने लिख रहा था, और उसके बाद उसका ऑप्शनल पेपर का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के बाद आके भी मुझे बोला, "मेरा सर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, अभी को मतलब एग्ज़ाम ज़्यादा ठीक नहीं रहा।" बट जब रिजल्ट निकला उसको पता भी नहीं था उसका क्रैक हो गया। वो बाद में बोला कि सर मुझे तो सेल्फ खुद का भी कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने बार बार बोल के मुझे चेक करवाया और मैं देख रहा हूँ कि मेरा हो गया। अभी इंटरव्यू होगा तो ऑब्वियसली फाइनल, जो फाइनल इंटरव्यू होगा तो ऑब्वियसली वो उसका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा आई थिंक। तो ये बात इसलिए तुमको शेयर कर रहा हूँ ताकि तुमको भी ये समझ में आए कि आज के दिन में एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। ये लाइक कोई डियर लॉटरी जीत जीतने के तरह है।
मतलब करोड़ों या लाखों एग्ज़ाम दे रहा है, हज़ारों एग्ज़ाम दे रहा है, और उसमें चुने कुछ लोगों को ही जॉब मिल रहा है, कुछ लोगों को ही क्रैक नसीब में आ रहा है। बट ये नसीब ऐसे ऐसे नहीं आता है। इसके लिए तुमको इतना ज़्यादा ही तुमको आ, उसके लिए उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, लिखना प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये क्लासेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी ये जो 1 घंटे तक मैं बक रहा हूँ कि ये करो, वो करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये अगर एप्लीकेशन मेरे बात से ही ख़त्म हो जाएगा, तुम अगर इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको इम्प्लीमेंट करो आज के दिन में। एटलीस्ट तुम अगर कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो और साथ ही साथ तुम कोई अपना काम कर रहे हो, कोई हो सकता है कि अपना ट्यूशन पढ़ा रहा है या कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद तुमको एटलीस्ट WBCS क्रैक करने के लिए 8 से 10 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। सो ये 8 से 10 घंटा अलग अलग जीके के लिए जैसे टाइम दे रहे हो, मैथ के लिए दे रहे हो, इंग्लिश के लिए दे रहे हो, वैसे तुमको ऑप्शनल पेपर में भी देना है, वैसे तुमको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी देना है, डिस्क्रिप्टिव बंगाली में भी देना है। दैट मीन्स तुमको एक बैलेंस वे में पढ़ना है। तुमको ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट को तुमको अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा पढ़ाई किया, और कुछ सब्जेक्ट तुमको अच्छा नहीं लगता उसका पढ़ाई कम किया। उल्टा करो, जो सब्जेक्ट तुमको ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल हो गया है, समझ चुके हो तुम, उसको ज़्यादा टाइम मत दो। बट जिसका ज़्यादा तैयारी अच्छा नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम खर्चा करो। और ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बंगाली और डिस्क्रिप्टिव ऑप्शनल पेपर, ये बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करो, ताकि ये तुम्हारे एग्ज़ाम में बाकी सब में से तुमको आगे निकल दे। क्योंकि आज के दिन में ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो हर किसी का तैयारी करके ही एग्ज़ाम देता है। डिस्क्रिप्टिव में सब लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसको लगता है कि प्रीली क्वालिफाई करेंगे उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के ऊपर काम करेंगे, तो ये संभव ही नहीं है। अगर एक बच्चा 8 से 9 महीने अगर इस डिस्क्रिप्टिव के ऊपर काम नहीं करेगा, उसके ऊपर पढ़ाई नहीं करेगा, वो 2-3 महीने में क्या कर पाएगा? क्योंकि 2-3 महीने के अंदर तो उसका जब एग्ज़ाम आएगा, तो तब तो उसको फिर से रिवीजन भी करना है, जीके पार्ट को फिर से रिवीजन भी करना है, मैथ और जीआई को, इंग्लिश को, करंट अफेयर्स को। तो वो सब करेगा या फिर से डिस्क्रिप्टिव का तैयारी करेगा? तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आज के दिन से ही स्टार्ट करना है। ओके, तो इसी ढंग से पढ़ाई करो। अभी मैं जो करूँगा, जो भी सारे मैंने 12 पॉइंट्स गाइडलाइन डिस्कस किया, उसके साथ ही साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस करवा दूंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये इसका कौन सा सिलेबस में कौन सा टॉपिक है वो तुम्हारा पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा तुम्हारे कोऑर्डिनेटर को, वो तुमको प्रोवाइड कर दे। देखोगे कि उसका अगर थोड़ा बहुत हम टैली करेंगे तो देखेंगे कि उसमें 4 से 5 मेन सेक्टर को फोकस किया गया है। नंबर 1, पॉलिटिकल थॉट, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी है। उसके बाद आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, comparative politics another important part, and international relations the main focus part। लास्ट टाइम ये दो सेक्टर में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन डाल दिया था लास्ट ईयर, तो ये पोर्शन को उसी ढंग से हमको पढ़ना है। ये दोनों थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी बेसिकली कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, बट साथ ही साथ इसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कुछ प्रेजेंट दिनों में कैसे इसका अप्लाई करना संभव है वो भी मेंशन करना है। कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसमें दोनों ही रहता है, कुछ थ्योरी मैटर्स भी रह सकता है और प्रेजेंट दिनों का कोई मैटर्स भी रह सकता है। तो ये ऐसे करके पढ़ना है। दोनों पेपर को मिला के बेसिकली आता है 400 मार्क्स, हर एक पेपर में 200 मार्क्स। आई थिंक ये सबको ही पता है, फिर भी मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। क्वेश्चंस का जो बेकअप है मार्क्स का, ये फिक्स नहीं है, बट लास्ट अगर 5 इयर्स का क्वेश्चन टैली करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि थोड़ा बहुत ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। मतलब 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन आंसर करना है और 30 मार्क्स का 2 करना है पेपर 1 ग्रुप ए के अंदर। ग्रुप बी के अंदर 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन आंसर करना है और 30 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, मतलब सेम स्ट्रक्चर, 40 + 30 × 2 60 100, इसमें भी 40 + 30 × 2 100, तो ऐसे करके टोटल 200। पेपर 2 ये बेसिकली डायनामिक पार्ट है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मैटर सब दिया हुआ है। 8 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और 30 मार्क्स का 2, सेम लाइक पेपर 1। ये पोर्शन अलग है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, जानना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें स्कीम्स एंड प्रेजेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन डालते हैं ज़्यादा।
तो ये रहा 100। साथ ही साथ इसमें पेपर 2 की ग्रुप बी के अंदर सेम स्ट्रक्चर किया हुआ है। 8 मार्क्स का 5 आंसर लिखना है और 30 मार्क्स का 2 आंसर लिखना है। इसका भी 200, ऐसे करके टोटल 400 आंसर तैयारी करना है इसका। तो समझ ही रहे हो कि 200 मार्क्स का 100 मार्क्स का आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं है, ये 200 मार्क्स का है। तो उसी हिसाब से लिखना है, उसी हिसाब से पढ़ाई करना है, उसी हिसाब से तैयारी भी करना है। तैयारी करने के लिए ईजी वे, सिलेबस समझो, सिलेबस के ऊपर बेस करके सजेशन करो, जो कि मैं करवा दूंगा ऑलरेडी। और राइटिंग प्रैक्टिस खूब से करो। राइटिंग प्रैक्टिस इज द मेन की पॉइंट्स टू सक्सेस। जो जितना ज़्यादा ये करेगा वो उतना ज़्यादा सही ढंग से आंसर कर पाएगा। मुझे डायरेक्टली तुम व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ऑफिस से नंबर ले सकते हो, या ऐसे भी मुझे कर सकते हो। मैं इधर नंबर भी दे दिया, डायरेक्टली आके मुझे व्हाट्सअप करके आंसर चेक करवा सकते हो। ठीक है, ये आंसर चेक करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर लो। तो कोई भी आंसर हो या कोई भी पकड़ लो, वो मैं अभी पढ़ाई नहीं करवाया तो फिर भी वो तुमको जानना है तो वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, वो फ्यूचर का पढ़ाई है, बट उसके ऊपर तुम आंसर लेके मुझे दोगे ना, तो मैं उसको भी चेक करवा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट मैटर है कौन सी बुक्स, क्योंकि स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि सर क्या क्या बुक्स लेना ज़रूरी है। देखो, मैं जो तुमको आंसर लिखवाऊंगा उसके लिए अलग सा बुक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी किसी के पास अगर ये सारे किताब है तो तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर अगर किताब है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर किताब है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई किताब है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई किताब है, या कॉम्पेटिटिव पॉलिटिक्स के ऊपर, तो ये सब तुमको हेल्प करेगा। क्योंकि एक किताब में सब कुछ दिया हुआ है ऐसा नहीं है। यूपीएससी में कुछ मार्केट में ऐसे कुछ किताब है पर वो भी सही नहीं है। थ्योरी समझने के लिए कोई एक किताब में जिस्ट करके वो ऐसे ही आंसर राइटिंग करके दिया हुआ है, तो वो सही किताब नहीं होता। पॉलिटिकल थॉट अगर पढ़ना है तो तुमको वैसे ही कुछ पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बेहतर जो राइटर्स है उसका ही किताब पढ़ना है। कौन सी राइटर का किताब खरीदोगे ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अलग अलग राइटर का लिखने का स्टाइल अलग अलग है, और वो राइटिंग स्टाइल के ऊपर बेस करता है कि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग, अगर स्टूडेंट को अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ये मैटर्स, तो ऑब्वियसली उसको कॉपी, मतलब किताब को देख के उसका अंडरस्टैंडेबल अगर नहीं होगा तो वो उसके लिए सही बुक नहीं है। तो तुमको अगर खरीदना है, मतलब मैं बोल रहा था कि ये अगर किताब है तो यूज़ करो, अगर खरीदना है या लाइब्रेरी से तुमको किताब लेना है, तब तुम क्या करोगे, किताब देखो तुमको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर राइटिंग तुमको समझ में आ रहा है तो तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन है इसमें मेरा ही किताब है, पॉलिटी मंत्रा बोल के मेरा एक किताब है। ये कॉलेज स्ट्रीट में भी मिल जाएगा कलकत्ता में, या तुमको ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन में मिल सकता है, पॉलिटी मंत्रा। तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ही पोर्शन दिया हुआ है। तो अगर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये किताब तुम अगर ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये किताब का राइटिंग स्टाइल देखो कि ये तुमको सही लग रहा है या नहीं। अगर नहीं लग रहा है तो इसको काट दो, मतलब ये नहीं चाहिए। जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए ठीक लग रहा है, तुमको अंडरस्टैंडेबल हो रहा है, तभी वो किताब खरीदो, नहीं तो वो किताब मत खरीदो। इसलिए मैं कोई भी राइटर का नाम इसमें नहीं मेंशन किया, क्योंकि मैं वही राइटर का मेंशन करूँगा जो किताब मुझे अंडरस्टैंडेबल लगता है। तो ये दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट का अंडरस्टैंडेबल लेवल तो सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से तुमको भी किताब चूज करना है। ओके, मैं सिर्फ इंडिकेट कर दिया कि क्या क्या किताब मतलब ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। बट ये ज़रूरी नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं जो आंसर, मतलब मैं जो भी सारे तुमको आंसर दूंगा बना के, वो मॉडल आंसर इनफ फॉर द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। बट फिर भी अगर किसी को चाहिए तो ये किताब देख सकते हो। चलो नेक्स्ट मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करवा दूँ। अभी तो थोड़ा मतलब स्ट्रैटेजी की बात हो गया, अभी स्ट्रैटेजी की बात हमको मेन जो जगह है वो तो पढ़ना है टॉपिक्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन मैंने डिस्कस किया इधर, जो कि बहुत ईजी है, ये बंगाली में लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रविज्ञान बोल के। ठीक है, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस होता है। सो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली composition of particular fields like comparative politics and political economy, international relations, geopolitics, political sociology, political methodology। तो ये सब मिला के बनता है पॉलिटिकल साइंस। मतलब पॉलिटिकल साइंस खुद एक सब्जेक्ट है, बस उसके अंदर भी अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग विंग्स है। तो ये सब मिल के पॉलिटिकल साइंस, एंड दैट्स वाई ये सब अलग अलग सेक्टर को हमको पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अंदर वो सारे अलग अलग सेक्टर को डिस्कस किया गया है।
उसी हिसाब से हमको पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम दूसरा फोकस करेंगे, स्टेट का मतलब। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब राष्ट्र है। राष्ट्र यानी कि देश। तो एक देश होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं इसमें? वर्ल्ड का मैप है ये, राइट। तो ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये अलग 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 कंट्री है सब। तो ये अलग अलग कंट्री में एक कंट्री होने के लिए जो खूबियां होना चाहिए ना, नंबर वन इज एरिया। एरिया होना बहुत ही जरूरी है, मतलब टेरिटरी होना चाहिए, एक बाउंड्री लाइन होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, ये सारे टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन ही नहीं है तो हम उसको कंट्री कैसे बोलेंगे? जैसे कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में पॉपुलेशन थोड़ा बहुत दूसरे कंट्री का है। अंटार्कटिका का खुद का कोई पॉपुलेशन है? उसका खुद का कोई पीपल है? नहीं है। और पॉपुलेशन को नियंत्रण करने के लिए होना चाहिए गवर्नमेंट, सरकार होना चाहिए। अंटार्कटिका में भी गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए अंटार्कटिका को हम देश नहीं मानते, ऐसे ही बोलते हैं अंटार्कटिका इज अ प्लेस फॉर साइंटिफिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट उधर होता है, अलग अलग कंट्री का उधर लेबोरेटरी है, जैसे कि इंडिया का भी है, चाइना का भी है, सबका है। एंड थर्ड ऑफ ऑल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबको बांध के रखेगा क्या? सॉवरेन पावर। सॉवरेन पावर जिसके तहत गवर्नमेंट कोई रूल्स रेगुलेशन जारी कर सकता है और उसी रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा उसी की गवर्नमेंट के थ्रू, और वो कंट्री की टेरिटरी के अंदर होगा। तो ये सॉवरेन पावर होना चाहिए। सॉवरेन पावर अगर नहीं होगा तो पीपल गवर्नमेंट को नहीं मानेगा, और गवर्नमेंट भी कोई रूल्स रेगुलेशन जारी करेगा तो कोई सुनेगा नहीं, तो दैट मीन्स एनार्की कंडीशन तैयार बनेगा। तो ये काम मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसलिए सॉवरेन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो ये है स्टेट बनने का कंपल्सरी पार्ट। कुछ एक्सटर्नल और भी कुछ पार्ट है जो कि कंपल्सरी नहीं है बट होता है, लाइक इंटरनेशनल सैंक्शन। इंटरनेशनल सैंक्शन मतलब अलग अलग दूसरा कंट्री ये कंट्री को मानता है कि हाँ ये कंट्री है, हम लोग मानते हैं। या अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले सरकार चेंजेस हुआ था ना, तालिबान गवर्नमेंट आया था, तो स्टार्टिंग में कोई कंट्री उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, बाद में रशिया स्टार्ट किया सपोर्ट करना, और आहिस्ता आहिस्ता सारे कंट्री उसको सपोर्ट किया कि हाँ तालिबान गवर्नमेंट को हम मानते हैं। तो ऐसे करके सैंक्शन होना चाहिए इंटरनेशनली। बट ये भी याद रखना है कि कुछ कंट्री है अभी भी जो जिसका कोई सैंक्शन नहीं है, फिर भी वो अपने आप को कंट्री बोल के डिक्लेयर करते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल सैंक्शन के साथ साथ होना चाहिए स्टेबिलिटी। अगर स्टेबल नहीं है कंट्री तो उसको हम कंट्री बोल नहीं सकते। आज बन रहा है कल तोड़ रहा है तो ये कंट्री नहीं होता। कंट्री होने के लिए मिनिमम एक एग्जिस्टेंट होना चाहिए, बट ये भी कंपल्सरी नहीं है। मतलब 2 साल 3 साल बाद भी हो सकता है। वो कितना दिन स्टेबल होने से उसको कंट्री बोलेंगे, इसका कोई इंटरनेशनली कोई ग्रांटेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कंपल्सरी नहीं है। बट हाँ ऑब्वियसली तुमको भी समझ में आ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट तो एक मेनली ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेबल नहीं होगा तो उसको हम मानेंगे नहीं ना। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का तरह स्टेट का भी स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। तो ये सब एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स है। मेन जो कंपोनेंट्स है वो है एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेन। तो ये है स्टेट का कॉन्सेप्ट। ये बाद में और भी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो मैटर्स है वो डिस्कस करना है। राइट, व्हाट इज राइट? राइट का मतलब क्या है? देखो राइट का मतलब तो ये है कि टू डूइंग एनीथिंग इन ए पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस में कोई भी कुछ भी करना, दिस इज कॉल्ड राइट्स। मतलब तुमको नेगेटिव सेंस में नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा जैसा राइट है ना दूसरों का भी है। तुम अगर राइट को वायलेट करोगे दूसरों भी राइट को वायलेट करेगा। तो इसलिए ऐसा ही तुमको राइट को एंजॉय करना है कि ताकि दूसरों को कोई तकलीफ ना आए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। अभी राइट अलग अलग होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का अगर राइट होगा तो उसको हम ह्यूमन राइट्स बोलेंगे। अगर एनिमल का राइट होगा तो उसको हम एनिमल राइट्स बोलेंगे। तो ऐसे करके ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। ह्यूमन राइट्स के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, ये सब सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल रिलेशन, अनदर इंपॉर्टेंट मैटर। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? ये है बेसिकली एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का क्या कैसे रिलेशन होगा, और रिलेशंस करने के लिए क्या क्या फैक्टर काम करता है। सो ये सारे फैक्टर्स, साथ ही साथ क्या उसमें प्रिंसिपल्स होगा,
नेशनल इंटरेस्ट का कितना उसमें सहयोग होगा, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कितना फोकस होगा। तो ये सब डिप्लोमेट्स का कॉन्सेप्ट, ये सब होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो बेसिकली एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का रिलेशन ही हम इसके अंदर फोकस करते हैं, उसके बारे में भी हम जानते हैं। अभी एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का रिलेशन प्रेजेंटली क्या है या पहले क्या था, उसका एक एवोल्यूशन करना। जैसे कि इंडिया के साथ हम सिलेबस के अंदर देखेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएसएसआर, ये सब के अंदर रिलेशन क्या है, चाइना। सो वो सब हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, वो सब रिलेशन हमको पढ़ना है। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूनाइटेड नेशंस है एंड ऑल दैट, सार्क है, आसियान है, तो ये सब इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हमको जानना है, उसका फीचर्स क्या है, उसका काम क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में उसका क्या भूमिका है, क्या रोल है, तो वो सब हमको पढ़ना है। कुछ थ्योरी भी है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो वो सब हमको इसमें मिलेगा, उसको वो सबको हमको जानना है। नेक्स्ट वन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही अहम है। तुमको भी जब सिविल सर्वेंट्स क्रैक हो जाएगा, तब तुमको भी जब इन ट्रेनिंग होगा ना, ट्रेनिंग में ये सेक्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, पब्लिक सर्विसेज दिया होता है। पब्लिक सर्विस देने के लिए तो एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के तहत हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर थ्योरीज है, और रिसेंटली सिलेबस में नहीं है, बस अलग अलग स्कीम से क्वेश्चन डालता है, तो स्कीम्स को भी हम ऐड कर दिया प्रेजेंटली। ये सारे स्कीम्स को भी हमको पढ़ना है। स्कीम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, मैं बोल दिया, न्यूज़पेपर्स इज़ द मेन सोर्स। सो न्यूज़पेपर्स देखो, या तो क्लास जब अलग अलग आंसर होगा तब आंसर में भी हम डिस्कस कर देंगे कि कौन सा मैटर्स कौन सी न्यूज़पेपर्स के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज़ द पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत में हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर मिलेगा, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पार्ट थोड़ा बहुत तुम्हारा जाना पहचान होगा, जाना पहचाना मतलब तुम ऑलरेडी ये मैटर को प्रिलिमिनरी और मेंस में पढ़ चुके हो कि WBCS प्रीलिम्स और मेंस में भी तो है ना, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के अंदर का मैटर है ये। लाइक प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है, प्रेसिडेंट का क्या पावर है, पार्लियामेंट का क्या पावर है, ये सब इसके अंदर मिलेगा। तो इसलिए ये सारे मैटर्स को हमको पढ़ना है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो भी मिल जाएगा। इसी के ऊपर मैंने एक होमवर्क भी डाला है अभी, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये नेक्स्ट वीक में मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे सबमिट करना है। द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन एंड इज इंडिया आइडियल फेडरल कंट्री, सपोर्ट योर आंसर। तो ये आंसर तुमको तैयारी करके आंसर लिख के व्हाट्सअप करना है, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ। ठीक है, ये आंसर लिखने के लिए क्या क्या फीचर्स होना चाहिए वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, दो देखते हो ब्रेकअप भी दिया है, तो वो समझ के करना है, और आंसर ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है वो समझ के तुमको आंसर करना है। ठीक है, ये कितना मार्क्स का है वो भी मैं बोल रहा हूँ, ये 40 मार्क्स का है। ठीक है, तो 40 मार्क्स एक साथ बोला, मैंने नहीं बोला कितना किसके लिए है, तो ये तुमको समझना है। एग्जाम में भी ऐसा होगा, ब्रेकअप भी हो सकता है, 20+20 करके ब्रेकअप हो सकता है, 10+30 बोल के ब्रेकअप हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, 30+10 ये भी हो सकता है। तो ये कौन सा क्या होगा, ये तजुर्बा तुम करो और उसी हिसाब से आंसर मुझे बना के दो। ठीक है, और मैं फिर इसका मॉडल आंसर तुमको भेज दूंगा। नेक्स्ट वीक में इसका मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ नया एक टॉपिक का भी डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना सा ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के पढ़ेंगे। तुम्हारा भी कोई क्वेरीज है, कोई मैटर है, कोई डिस्कशन मतलब डाउट है, तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट इन माई लाइव क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। आज इतना सा ही, ठीक है, आज इसमें ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो होमवर्क करके सबमिट करना नहीं भूलना। थैंक यू और